आज हम स्टार्ट लेंगे अपना सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल गेन, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, उसके सेकंड पार्ट से। आज हम स्टार्ट लेंगे अनदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये टॉपिक आपके लिए थ्योरेटिकली भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी। अब इसका मतलब क्या है? अगर एक सिंपल सी भाषा में हम बात करें, हमने मैथ्स में या जनरल भाषा में हम जो बोलते हैं दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, लेकिन हम यहाँ पे वर्ड कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि हमने ट्रांसफ़र का जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये माना था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है, खाली सेल की वजह से नहीं, इट कैन बी मैनी अदर मीन्स। सो इसीलिए हम हर बार अपने एसेट को लेने के लिए पैसा पे नहीं करते, हमारे पास कई बार एसेट किसी और मीन से भी आता है। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द वर्ड दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर कॉस्ट प्राइस। यानी cost of acquisition of an asset is the value for which it is acquired by the assessee. Expenses of capital nature for acquiring the title are included in the cost of acquisition. अब ये अगर हम बात करें तो ये एक तरह से वही कॉस्ट है जो हमने अकाउंट्स में पढ़ी थी कि हम कोई कैपिटल एसेट को एक्वायर करते समय जो उसके खर्चे हैं उस समय के, वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। सो बेसिकली इट इज़ दैट सेम कॉस्ट प्राइस जो हम अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम बात करेंगे, देयर इज़ वन टॉपिक गिवन दैट इज़ नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ये होता क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं अपने मेन टॉपिक से, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट सिचुएशन, और पहली सिचुएशन आपको क्या बताई गई है, दैट इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर इज डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब हमारे प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट को ही हमारी कॉस्ट माना जाता है। ये कौन सी सिचुएशंस हैं? इन सिचुएशंस में आपको मदद करेगा वो टॉपिक जो हम अपने पहले वाले पार्ट ऑफ कैपिटल गेन में कर चुके हैं, और वो टॉपिक था आपका दैट इज ट्रांसफ़र। हम किनको नहीं मानते, हम कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब ट्रांसफ़र भी हुआ लेकिन हमने उसको ट्रांसफ़र माना ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की विल के अकॉर्डिंगली, वसीयत के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके बेटे के नाम ट्रांसफ़र हो गई, तो इन दैट केस तो बेटे के पास जो प्रॉपर्टी आई है उसने कोई पैसा नहीं पे करा, तो जब भी वो बेटा उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करेगा तो उस समय उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जितने में फादर ने एसेट को खरीदा, बिकॉज हमने उस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र माना ही नहीं। इज़ दैट वेरी क्लियर? इसी तरह से हमने पढ़ा था कि जब आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो जाता है और उस पार्टीशन के दौरान आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के नाम ट्रांसफ़र होती है, अगेन दैट इज़ नॉट द केस ऑफ द दैट इज ट्रांसफ़र। तो हम ऐसे में जो प्रीवियस ऑनर है उसी की कॉस्ट को अपने जिसके पास एसेट अब है उसकी कॉस्ट मानेंगे। ओके, सो ये आपकी कुछ सिचुएशंस हैं, और ये सिचुएशंस वही हैं जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताई थी कि कब हम ट्रांसफ़र नहीं मानते। फॉर एग्जांपल, होल्डिंग कंपनी से सब्सिडियरी कंपनी, या सब्सिडियरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी, या अमालगमेटिंग कंपनी से अमालगमेटेड कंपनी। तो ये सारी सिचुएशंस जो हमने करी थी वही आपके इस पहले पॉइंट में आती हैं, और यही कॉस्ट, यानी बिकॉज अभी हमने क्या कहा कि बेटे को जो कॉस्ट पड़ रही है वो कौन सी वाली है, द कॉस्ट एट विच द फादर परचेज द प्रॉपर्टी। सो बेटे के लिए वो कॉस्ट कौन सी कहलाएगी, नोशनल कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया था नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड सिचुएशन, दैट इज विल टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी। जो शेयर्स या सिक्योरिटी आपको अगर आपने खरीदी हैं, ऐसे केस में उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, इसको हम करेंगे फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, वेयर द शेयर और सिक्योरिटी वॉज एक्वायर्ड बिफोर 1 April 2001,
ये डेट कौन सी हम बात कर रहे हैं? ये डेट का जिक्र हमने किया था जब हमने अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाया था। वहाँ पे हमने एक इंडेक्स की बात करी थी। तो वो इंडेक्स आपका जो था वो आपका शुरू कब हो रहा था? वो इंडेक्सेस आपके कब से दिए हुए थे? दैट स्टार्टेड फ्रॉम दैट इज 1 अप्रैल 2001 से, और इसीलिए 2001-2002 का जो इंडेक्स था दैट वाज 100। इज दैट क्लियर? सो हम इसको एक बेस ईयर मान रहे हैं। अगर इस बेस ईयर से पहले आप कोई शेयर या सिक्योरिटी खरीदते हैं, ओके, तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तब आपको मिलेगी एक चॉइस। ये ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ तभी मिलेगी जब आपने कोई एसेट खरीदा हो 1 अप्रैल 2001 से पहले, चाहे वो शेयर है, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है। आपने अगर उसको खरीदा है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तब आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जानने के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए एक चॉइस है। और वो चॉइस क्या है? दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में आपने इस एसेट को खरीदा। और दूसरी है दैट इज उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल दैट इज 2001, विच एवर इज बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल कौन सी होगी? विच एवर इज हायर, जो वैल्यू दोनों में से हायर होगी। तो दो मैंने आपको क्या चॉइसेस में से बताया? ओरिजिनल कॉस्ट, ओके, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। ओके, ये तो तब है जब एसेट आप 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदते हो। लेकिन अगर आपने शेयर और सिक्योरिटी आपने ली है 31 मार्च 2001 यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद, तब आपकी ये चॉइस खत्म हो जाएगी। नाउ द एक्चुअल कॉस्ट, जितने में भी आपने शेयर या सिक्योरिटी को खरीदा है, वही आपकी मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये था हमारा शेयर और सिक्योरिटी के केस में। नाउ थर्ड हम बात करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन की। दिस इज बोनस शेयर्स। अब इसमें द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स और सिक्योरिटी विच इज रिसीव्ड बाय द असेसी विदाउट एनी पेमेंट। ऑब्वियस है, बोनस शेयर्स हैं, आपको बोनस के रूप में मिलते हैं। यू डोंट पे एनीथिंग, आप खरीदते ही नहीं उसको, आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता। ओके, तो ऐसे बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए वही दो सिचुएशंस हैं जो अभी मैंने ऊपर शेयर और सिक्योरिटी में करवाई। पहली सिचुएशन वही, अगर आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, ओके, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2001। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह से हम चॉइस लगाएंगे। क्या चॉइस थी? ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, तो दोनों में से विच एवर इज मोर। ओके, अब यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट क्या है आपकी? बोनस शेयर्स की आपने कुछ पे तो करा ही नहीं, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 0। और आपकी वैल्यू दूसरी हमने क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन that is 1 April 2001. okay, so 0 और that value whichever is more। obvious है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कौन सी वाली वैल्यू आएगी ज़्यादा? that is the value that is the fair market value on 1 April 2001। okay, अब हम बात करते हैं दूसरा। जैसे ऊपर हमने शेयर्स वाले में बात करी, अगर आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं 1 अप्रैल 2001 के बाद, तो हमने तब क्या लिया था शेयर्स के केस में? दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे भी हम लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट हमारे बोनस शेयर्स की क्या होती है? 0। इसका मतलब हमारा इस केस में और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? निल, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स में वैल्यूज हम 0 नहीं लेते, हम लेते हैं उसकी जगह निल। ओके, सो ये सब आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल। गुडविल की अगर आप बात करें तो हमने आपने अपना अकाउंट्स में भी किया हुआ है, गुडविल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज गुडविल हम खुद बनाते हैं। ओके, तो उस समय तो इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने एसेट को, जब हम अपने बिजनेस को खरीदते हैं, हमने बिजनेस खरीदा 4 लाख का, लेकिन हमें पे करना पड़ा 4,10,000 बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द दैट इज द बिजनेस। तो वो जो 10,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे करा, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द गुडविल।
सो दैट इज इट. सो अगर हमने बिजनेस खुद बनाया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील, लेकिन अगर हमने बिजनेस खरीदा है तो जितना हमने उस गुडविल के लिए पे करा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द गुडविल. नेक्स्ट आ जाइए इसी में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इश्यू. जब आपके पास राइट है टू गेट द प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको सबसे पहले शेयर्स ऑफर करे जाएंगे, और अगर आप नहीं खरीदेंगे देन इट विल बी ऑफर टू द अदर persons or other shareholders. Okay, so ये क्या है? In the case where an assessee by holding a share or any other security becomes entitled to subscribe additional shares or security. Okay, so इस केस में cost of acquisition हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपकी 3 situations दी हैं. पहली, on the basis of entitlement. आप मिस्टर ए हैं और आपके पास entitlement है, आपको वो राइट है, आपके पास ऑलरेडी है, आपको राइट खरीदना नहीं है, आपके पास वो राइट है, और आपको कुछ शेयर्स ऑफर करे गए हैं. तो जितने में भी आपको ऑफर करे गए हैं और अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो वो आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, दैट इज फॉर द परचेजिंग ऑफ दोज राइट शेयर्स. इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, आपको नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है? इफ द असेसी रिनाउंस्ड द राइट, अगर आपने अपने राइट को मिस्टर बी के नाम ट्रांसफर कर दिया, ओके, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हो जाएगी नील. ओके, नाउ थर्ड, आपके पास राइट नहीं है, आप मिस्टर सी हैं, आपके पास कोई राइट नहीं है टू परचेज द राइट शेयर्स. ओके, और आपको ये जो राइट है ये ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने वो शेयर्स नहीं खरीदने, तो वो आपको वो राइट ट्रांसफर कर रहा है. तो आप मिस्टर सी मिस्टर ए से पहले तो राइट खरीदेगा, तो जितने में राइट खरीदा वो अमाउंट प्लस उसके बाद वो राइट शेयर्स भी खरीदेगा, जितने में राइट शेयर्स फिर खरीदे, ये दोनों अमाउंट्स का टोटल जो होगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर सी. अब ये जो कुछ मैंने आपको बताया हम यहाँ पे देखेंगे. एग्जाम्पल है आपका सबसे पहला, मिस्टर एक्स होल्ड्स 1010 unit of a mutual fund. The mutual fund has announced a right issue of 20% of the original unit. 20% of 1000, original unit 1000 थे, तो 1000 का 20/100 कितना बना? 200 यूनिट्स. तो 200 यूनिट्स आपके राइट इश्यू के तौर पे आपको मिलेंगे, ऑफर किए जाएंगे. ओके, units held by a person at the rate of 13 per unit. X exercises his right, okay, for his entire holding. इसका मतलब X वो सारे शेयर्स 13 रुपए के हिसाब से परचेज कर रहा है. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? Yes, 200 multiplied by 13, it will come to 2600. Okay, next आते हैं, Mr. X purchased from Mr. Y. जो अभी मैंने एग्जाम्पल मिस्टर सी वाला दिया था ना, वो यहाँ पे अप्लाई होगा. मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई द राइट्स टू सब्सक्राइब फॉर 200 राइट यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड. सबसे पहले उसने राइट खरीदा, कितने में खरीदा? 2 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है, और उसके बाद राइट शेयर्स खरीदे, कितने रुपीज़ के हिसाब से? 13 रुपीज़ के हिसाब से. सो टोटल उसको कितना खर्चा करना पड़ा? 15 रुपीज़. इजंट इट? तो या तो आप अलग अलग कर लीजिए या आप टोटल इकट्ठा कर लीजिए. ओके, इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, देख लेते हैं हम. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने क्या बताई है? दैट इज अमाउंट पेड टू मिस्टर वाई. कितने में उसने खरीदा? दैट इज राइट कितने में खरीदा? 200 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 400. उसके बाद उसने राइट शेयर्स भी खरीदे, 200 मल्टीप्लाई बाय 13, 2600. तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई इन दोनों का टोटल? एंड दैट इज 3000. ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं, जो हमने बात करी थी कि अगर मिस्टर ए अपना राइट मिस्टर बी को रिनाउंस कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील. देखते हैं, इलस्ट्रेशन 4 है आपकी. मिस्टर राम, एन इन्वेस्टर, held 1000 equity shares in a company. The company offered him 500 new equity shares as right shares at a concessional price on 10th October 2019. He renounced his rights for 75,000.
उसने अपना राइट शेयर्स का रिनाउंस कर दिया, और कितने में रिनाउंस किया? 75,000। ये माना जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन इसके कैपिटल गेन को निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन राइट शेयर्स की क्या होगी? इट विल बी निल। आप चेक कर सकते हैं, देखिए जरा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट इज 75,000 एंड लेस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द राइट एंड दैट इज निल. Now the short term capital gain is 75,000. Okay, so next हम देखते हैं cost of acquisition of an asset acquired by the previous owner before 1st April 2001 by any mode. अब ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये नया नहीं है, ये अभी मैंने आपको समझाया था जब हमने शेयर या सिक्योरिटी का पॉइंट किया था, और वो मैंने उस समय बताया था कि चाहे वो शेयर है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, कोई और एसेट है, अगर आप कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करेंगे आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी. ओके, अब वो चॉइसेस क्या हैं? दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होगी दैट विल बी योर वैल्यू, दैट विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, सो नेक्स्ट आ रहे हैं हम, इसी को हमने यहाँ पे समझेंगे विद एन इलस्ट्रेशन, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7. X purchased a residential house for 1,50,000 in 1998-99. ओके, सो 1,50,000 का आपने खरीदा, लेकिन कब खरीदा? 1 अप्रैल 2001 से पहले. दिस इज योर ओरिजिनल कॉस्ट. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 2 lakhs. तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि दोनों में से आप कौन सी वाली कॉस्ट लेंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ऑब्वियस है कौन सी होगी? विच एवर इज हायर. तो आप 1,50,000 और 2 lakhs में से कौन सी वाली कॉस्ट मानेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? दैट विल बी 2 lakhs. एनीवेज, अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद अपने सॉल्यूशन पे आएंगे. ही गिफ्टेड द हाउस टू वाई इन 2004-5. एक्स ने वाई को गिफ्ट कर दिया. याद रखिए, एक्स अगर वाई को गिफ्ट कर रहा है या कोई भी आगे गिफ्ट कर रहा है, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते. इसका मतलब वाई के लिए जो कॉस्ट होगी दैट विल बी द कॉस्ट जितने में एक्स ने खरीदा. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट, इसको तो हम ट्रांसफर मान ही नहीं रहे. जब हम इसको ट्रांसफर नहीं मान रहे तो इस वाली फेयर मार्केट वैल्यू का हमें कोई लेना देना नहीं है. सो पुट अ क्रॉस, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं अपनी बुक में. 4,20,000 हमारे लिए इररेलेवेंट आपका पॉइंट है. सो 4,20,000 को आप इग्नोर कर दीजिए. Z filed a suit on Y claiming the title to be gifted, that is to the gifted property. Y paid ₹50,000 to Z for compromising the suit. ओके, अब ये जो कुछ हुआ और इसके लिए जो भी आपने खर्चे करे, इसका हमारे एक्स से लेना देना नहीं है, इसका हमारी इस पूरे सेल या कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है. तो आप इस 50,000 को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल गेन की वजह से खर्चा नहीं हुआ, तो इसका कैपिटल गेन में हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे. सो आप 4,20,000 को इग्नोर कर दो, 50,000 को इग्नोर कर दो. नाउ वाई sold the house on 10th December 2019. ओके, आपने क्या किया? आपने एक घर खरीदा था 1 अप्रैल 2001 से पहले, और उसको कब बेच रहे हैं? करंट प्रीवियस ईयर में. इट इज मोर देन 24 months. इज दैट क्लियर? सो अब क्या करेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट निकालने के लिए हमें अपनी जो भी सेल प्राइस है उसमें से माइनस करनी है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब इंडेक्सिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कौन सी लेंगे? जो विच एवर इज हायर, 1,50,000 और 2 lakhs, विच एवर इज हायर, विच इज द हाइएस्ट अमाउंट, 2 lakhs. तो 2 lakhs को हम इंडेक्स करेंगे. फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में बताया था, और वो क्या था? दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, दैट इज द करंट ईयर.
डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। लेकिन हमने तो परचेज किया था 1 अप्रैल 2001 से पहले, तब का तो इंडेक्स हमारे पास है ही नहीं। तो जब भी आप परचेज करते हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो इंडेक्स चलेगा 2001-2002 का, यानी बेस ईयर का। इज दैट वेरी क्लियर? तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। और करंट ईयर का इंडेक्स क्या है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सारे इंडेक्सेस आपके नीचे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैं आगे रीड आउट कर रही हूँ। वाई सोल्ड द हाउस ऑन 10 December for 23 lakhs. So this is your selling price. Determine the chargeable capital gain in the case of X and Y. The cost inflation index of 2001 to base year है, क्या होगी 100, और 2004-05 और 2019-20 ये दो दी हुई हैं। लेकिन 2004-05 में तो हम ट्रांसफ़र मान ही नहीं रहे, तो 2004-05 का तो क्रॉस कर दो, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 2019-20 की करंट ईयर की, और वो है 289। तो अब हम इंडेक्सिंग करेंगे 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 100, और आपके पास इंडेक्स कॉस्ट जो आई है उसको हमने माइनस किया, और आपके पास आ गया चार्जेबल दैट इज कैपिटल गेन। लेकिन ये सॉल्यूशन जब भी आप किसी इनकम टैक्स के क्वेश्चन का शुरू करेंगे, उसकी हमेशा एक हेडलाइन होगी। ओके, वो हेडलाइन वो होगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, दैट कंप्यूट द कैपिटल गेन। वही हमने सोल्यूशन में लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये हर क्वेश्चन को आपने ऐसे ही शुरू करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आ रहे हैं कुछ और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन एन अमालगमेटेड कंपनी। ओके, सो एक कंपनी आपकी जो अमालगमेट हो गई हैं, अमालगमेशन के केस में आपको नई कंपनी के जब शेयर्स मिलते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। इफ एन असेसी इज गिवन शेयर्स ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी, that means the new company, okay, which is an Indian company, in lieu of his shares, किसके बदले, पुरानी कंपनी के शेयर्स के बदले। ओके, अब वो नई कंपनी में कुछ नया तो पे कर नहीं रहा, ठीक है। तो जब नई कंपनी में वो नए शेयर्स के लिए कुछ नहीं पे कर रहा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू शेयर्स क्या होगी, जितना पैसा उसने पुरानी कंपनी में पे करा था पुराने शेयर्स को खरीदने में, that will be considered as the cost of acquisition. Okay, next point पे आ जाइए, that is 9th point. 9th और 10th point related है हमारे, that is demerger से। Okay, so cost of shares in the resulting company, this is 9th point, और 10th point में क्या है, cost of shares in the demerged company. So दोनों कंपनीज में अगर उसके शेयर्स रह जाते हैं, कुछ पुरानी कंपनी में कुछ नई कंपनी में। ओके, सो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द न्यू कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी का मतलब जब पुरानी कंपनी नई कंपनी में मर्ज हो गई। ओके, सो हम उसकी बात कर रहे हैं। सो द रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी में एक पर्सन के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो फॉर्मूला 9th और 10th पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्लाइड आप ध्यान से देखिएगा। 9th पॉइंट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी। ओके, दैट इज इन द रिजल्टिंग कंपनी। ओके, ये 9th पॉइंट को हम दोबारा देख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी, यानी टोटल आपने कितना इन्वेस्ट करा था अपनी पुरानी कंपनी में, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। तो कितने एसेट्स आपकी डीमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर हुए, उनकी टोटल नेट बुक वैल्यू, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, यानी पुरानी कंपनी एट द टाइम ऑफ द डीमर्जर। तो ये जो आपकी रेशियो आएगी, उस रेशियो में जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपकी ओरिजिनल शेयर होल्डिंग कॉस्ट है, वो आपकी निकल आएगी। वो जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स दैट इज इन द रिजल्टिंग कंपनी, इन द न्यू कंपनी। ओके,
अब 10th पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके शेयर्स पुरानी कंपनी में भी बचे हुए हैं तो उनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? द टोटल कॉस्ट माइनस द कॉस्ट जो अभी आपने निकाली है 9th पॉइंट में, जो रेशियो निकलने के बाद आपकी वैल्यू आई है, फाइनल आंसर आया है, उसको आप इसमें से माइनस कर देना और जो बची हुई कॉस्ट होगी दैट विल बी द कॉस्ट इन द ओल्ड कंपनी और द डीमर्ज्ड कंपनी। ओके, सो हम वापस आ रहे हैं अपनी स्लाइड पे। कंटिन्यू करेंगे अब हम 11th पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ equity shares or shares allotted to a shareholder of a recognized stock exchange in India under a scheme for corporatization or demutualization approved by the SEBI shall be the cost of acquisition of his original membership of the exchange। तो बेसिकली अगर हम देखें ये सारे पॉइंट्स में एक सिमिलैरिटी है कि जो भी आपको नई कंपनी या नई सिचुएशन में पेमेंट आपको जो है चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो शेयर्स हैं या कोई और अभी हम आगे देखेंगे, उसके लिए आप कुछ नया नहीं पे कर रहे तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द ओल्ड जो आपने मनी पे करा था वो अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 12th पॉइंट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस टू द एम्प्लॉइज। यस, हमने एम्प्लॉयज़ के केस में सैलरी हेड के चैप्टर में अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करी थी। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ दैट इज एक्विजिशन क्या होगी? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या थे? जब मार्केट से कम रेट में या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर अपनी ही कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉय को देता है, तो वहां पे हमने निकाली थी ये वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। ओके, तो वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आपकी मानी जाएगी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज फॉर द एम्प्लॉइज जो अब अपने एसेट को बेचना चाहते हैं, अपने वो शेयर्स को बेचना चाहते हैं, क्योंकि अब वो एम्प्लॉइज शेयर होल्ड करने की वजह से शेयर होल्डर बन गए। तो अब अगर वो शेयर्स अपने बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो हमने वैल्यू ऑफ परक्यूजिट तब निकाली थी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग राइट ऑफ अ पार्टनर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप देखेंगे सिमिलैरिटी वही है कि नया जो भी आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? पुरानी जो आपने पेमेंट जब भी करी थी। When a private company or unlisted public company is converted into a limited liability partnership, the cost of acquisition of above mentioned capital asset to the partner shall be deemed to be the cost of acquisition of shares in the company immediately before its conversion. Okay, तो वो ओरिजिनल जो आपने पे करा था वो आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट आ जाइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट where the aforesaid asset becomes the property of the assessee in consideration of a transfer of a share of a special purpose. The cost of acquisition of the unit shall be deemed to be the cost of share. Okay. Now next point, cost of acquisition में, that is the 15th point, cost of equity shares in lieu of preference shares. Again, आपको equity shares मिले in lieu of the preference shares. इक्विटी शेयर्स के लिए तो आपने कुछ भी पे नहीं करा, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी जितने में आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे। सिमिलरली इट इज द 16th पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट और यूनिट्स इन द कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। ओके, सो म्यूचुअल फंड स्कीम में अगेन द कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट्स और न्यू यूनिट्स। ओके, जो भी नए यूनिट्स आपको मिलेंगे, आपने नए के लिए तो कोई पैसा नहीं दिया, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? जितना आपने पुराने यूनिट्स को खरीदने में पैसा लगाया था। सो 16A और 16B। अब 16A और 16B में क्या है? आपका टोटल पोर्टफोलियो जो है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू, दैट इज सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। ओके, सो अब 16A और 16B को समझने के लिए, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज 16A एंड 16B को समझाया जा रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। सबसे पहले हम 16A की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। ठीक है, ये निकालनी है हमें। तो हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो।
लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? यहाँ पे भी हम एक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने 9th पॉइंट में लगाया था। टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, आप क्या टोटल पोर्टफोलियो जो टोटल आपने खरीदा था, ओके, सो वो टोटल पोर्टफोलियो की कॉस्ट जितना आपने पे करा वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड टू द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, okay, divided by the net asset value of the total portfolio at the time of segregation. तो आपके पास आ जाएगी एक वैल्यू, this will be known as the cost of acquisition of the units in the segregated portfolio. okay, so अब 16B की बात करते हैं। अब रिमेनिंग जो आपकी वैल्यू बची है वो क्या है? तो आप क्या लेंगे? टोटल पोर्टफोलियो की कॉस्ट, और उसमें से 16A में कैलकुलेट करी गई जो कॉस्ट है उसको माइनस कर दो। तो ये आपका बिल्कुल 9th और 10th पॉइंट की तरह है, और ये आपका बिल्कुल नया पॉइंट है। दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर ओनली। उसके बाद हम आते हैं 17th पॉइंट पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड as a result of the previous negotiation for transfer with someone else। जब आप अपना कोई एसेट बेचना चाहते हैं, ओके, क्या है, आपने एक घर बेचना था, आपने उसको एडवर्टाइज किया, कोई पर्सन उस घर को देखने आया, उसने एक एडवांस मनी दिया और 2 महीने के लिए आपको रुकने के लिए कहा, ओके, 2 महीने के अंदर विद इन अगर वो आता है और अपना सेलिंग प्राइस पे करता है तो उसके सेलिंग प्राइस में ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं आता तो 2 महीने के बाद आप उसके एडवांस को जब्त कर सकते हैं, फोरफीट कर सकते हैं, ओके। और अब ऐसे घर को जब आप दोबारा किसी और को बेचेंगे तो अभी तक आपका जो था वो था कि आप इस वाले एडवांस को जो आपने फोरफीट किया है उसको आप अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ओके। सपोज करिए ओरिजिनल कॉस्ट थी 3 लाख और जो पैसा आपने जब्त करा या फोरफीट करा दैट वाज 50,000। तो जब आप अगली बार घर को बेचेंगे टू मिस्टर बी, सपोज मिस्टर ए ने पहले खरीदना था, आपने उसका 50,000 फोरफीट कर लिया, अब घर मिस्टर बी ने खरीदा, तो मिस्टर बी को जब आपने घर बेचा तो अब आप निकालेंगे कैपिटल गेन, तो ओरिजिनल कॉस्ट तब आप 3 लाख नहीं लेंगे, ओके, कितनी लेंगे? 3 लाख माइनस 50,000 यानी 2,50,000, क्योंकि आपकी कॉस्ट आपको कुछ हद तक रिकवर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ फोरफीचर जो आपने एडवांस मनी का किया। ऐसा हम करते थे, ओके, आई टोल्ड यू, ऐसा हम करते थे, लेकिन अब नहीं करते। इसको मैं आप पढ़ने जा रही हूँ, दैट इज वेयर एनी कैपिटल एसेट वॉज ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन द सब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएशन for its transfer, any advance or other money received and retained by the assessee in respect of such negotiation shall be deducted from the cost of which the asset was acquired or the written down value of the fair market value as the case may be। ये हम करते थे, लेकिन अब एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? However, where such advance is received and forfeited after 1st April 2014 it shall be deemed to be now as income। उसको हम इनकम मानेंगे, लेकिन कहाँ पे? दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब उसको हम अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम क्या मानेंगे? एक इनकम, और वो कहाँ टैक्सेबल होगी? हमारे लास्ट हेड ऑफ इनकम में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 18th पॉइंट, प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ओके, हमें प्रॉपर्टी मिली है लेकिन ना तो हमने उसके लिए पे करा, या फिर पे करा तो बहुत रीजनेबल नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी द स्टैम्प ड्यूटी। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वो वैल्यू हमारी मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हमने तो कुछ पे नहीं करा। उसके अलावा सेकंड में है the cost of acquisition of property other than the immovable property, okay, shall be the fair market value determined for income tax purpose, okay। और second, अगर वो immovable property है आपकी, that is immovable property नहीं है, okay, then in that case हम क्या लेंगे? fair market value that will be considered as the cost of acquisition, okay। 19th point पे आते हैं, cost of an asset declared and assessed under the income declaration scheme 2016।
कई बार आपकी गवर्नमेंट आपसे बेसिकली ब्लैक मनी या जो आपने इन्वेस्टमेंट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं करी हैं उसको निकालने के लिए जो है इनकरेज करती है, इस तरह की स्कीम्स लाती है, और वो स्कीम का नाम क्या है? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द अफोरसेड एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट विच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द सेड स्कीम। सो जिस डेट को आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस डेट को फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वेयर नेक्स्ट है सेकंड 20th पॉइंट है, विद द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट converted from inventory, the cost of acquisition shall be deemed to be, that is, the fair market value which has been taken into account, that is for the purpose. Okay, so this is how we will calculate the cost of acquisition. So now next हम आ रहे हैं cost of improvement. Cost of improvement is basically जब capital nature का खर्चा आप अपने खरीदे हुए एसेट में करते हैं टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, बेसिकली टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा दैट शुड बी ऑफ कैपिटल नेचर। लेकिन अब यहाँ पे याद रखिए एक चीज़, अगर ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का खर्चा आपने किया है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो दैट विल बी इग्नोर्ड, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके लेकिन अगर आपने उसको किया है 1 अप्रैल 2001 से के बाद, तब आप उसको कंसिडर ज़रूर करेंगे। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ बाय द नेम, कि जो सेल करते समय आपको कई तरह के खर्चे, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कई रजिस्ट्री पे खर्चा, इस तरह के खर्चे, दैट इज़ नोन एज द सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम तीनों पार्ट्स अपने कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे एक इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन नंबर 9। X purchases a house property for 76,000 on 10th May 1984, 1st April 2001 से पहले। He gets the first floor of the house constructed in 1988-89। इसका मतलब आपने अपने घर की कैपेसिटी बढ़ाई, कैपिटल नेचर का खर्चा किया, लेकिन करा कब है? 1 अप्रैल 2001 से पहले। इसका मतलब ये वाला जो खर्चा 80,000 का है, ये आप इग्नोर करेंगे, इसको कर देना क्रॉस। ओके, ही डाइज ऑन 12th September 2004। द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, वसीयत के अंडर, किसको? मिसेस एक्स को। लेकिन ये हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इसका मतलब मिसेस एक्स के लिए कॉस्ट क्या होगी? जितने में मिस्टर एक्स ने खरीदा था। मिसेस एक्स अब इस पे इम्प्रूवमेंट का खर्चा कर रही है। मिसेस एक्स स्पेंड्स 81,900 ड्यूरिंग 2005-2006। ये 1 अप्रैल 2001 के बाद किया गया है। यस, इसको हम अपने सेलिंग प्राइस में से माइनस ज़रूर करेंगे। ओके, उसके बाद मिसेस एक्स sells the house property for, that is 18 lakhs on 15th March 2020। okay, ये आ गया selling price। brokerage paid by Mrs. X, that means selling expenses, it is 18,000। the fair market value of the house, जो आपने खरीदा था, मिस्टर एक्स ने खरीदा था 1 अप्रैल 2001 से पहले, उसकी 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू है 3,20,000। तो पहले यही हम डिसाइड करते हैं कि हम कॉस्ट लेंगे कौन सी वाली। ओरिजिनल कॉस्ट थी 76,000 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 3,20,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? विच एवर इज मोर, यानी 3,20,000। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने पूछा है कैपिटल गेन कैलकुलेट करो करंट ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ सारे इंडेक्स भी नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लेंगे सेल कंसिडरेशन 18 लाख, माइनस करेंगे उसमें से सेलिंग, दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस 18,000। याद रखिएगा, सेल प्राइस में से जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। ओके, ये याद रखिएगा। अब इसमें से हमने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये तो
आपका कितने महीने से ज़्यादा का है? मोर देन 24 मंथ्स, इजंट इट? आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 24 महीने से ज़्यादा की है, तो इसका मतलब ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। हमें दोनों अपनी इंफॉर्मेशंस को क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने की। 3,20,000 क्यों लिया, या समझ आ गया? मल्टीप्लाई बाय दैट इज करंट ईयर का इंडेक्स 289, डिवाइड करेंगे इंडेक्स कौन सा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एसेट खरीदा, तो हम बेस ईयर 2001 2002 के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी कॉस्ट हमने ली है? जो 1 अप्रैल 2001 के बाद की है, 81,900 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय जिस साल आपने इंप्रूवमेंट करी, ओके उसका इंडेक्स 117। तो जो भी इंडेक्स आ रहे हैं उन दोनों का करेंगे इकट्ठा टोटल, एक एक करके माइनस नहीं करेंगे, याद रखना। आप इन दोनों का इकट्ठा टोटल करेंगे, इकट्ठा माइनस करेंगे 11,27,100 और आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन। ओके अब आते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन इन द स्पेशल केस। कई बार आपने अपने एसेट को इंश्योर करवाया होता है और कई बार आपका वो एसेट कोई फ्लड से, आग लगने से कुछ नुकसान हुआ, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? दे गिव यू सम कंपनसेशन। तो वो कंपनसेशन जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द सेल प्राइस। ओके तो ये आपका एक पॉइंट है। उसके बाद ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यस कैपिटल गेन विल अराइज। लेकिन कैसे अराइज होगा? स्टॉक इन ट्रेड भी अपना है, कैपिटल एसेट भी अपना है, तो कैसे होगा? आई कम टू इलस्ट्रेशन 11, अभी आपको समझ आ जाएगा। सिद्धार्थ कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड परचेज्ड इन द ईयर 2001-2002। कितने में खरीदा था उसने एसेट? 40,000 में। उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2019, लेकिन बदले में कुछ मिला थोड़ी ना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 4,50,000। ये निकलेगा इसकी मदद से हमारा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हमारा क्या होगा? दिस विल बी 4,50,000 जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस डेट को जब हम अपने एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके और उसमें से हम माइनस करेंगे 40,000 की इंडेक्स्ड कॉस्ट। वाई इंडेक्स कॉस्ट? क्योंकि आपका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लॉट ऑफ लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 24 महीने से ज़्यादा का है। 2001-2002 में खरीदा था और बेचा कब है? या बेचा नहीं, आपने स्टॉक इन ट्रेड में कब कन्वर्ट करा? दैट इज 2019-20 में। इज दैट क्लियर? सो आप देखिए ज़रा, 24 महीने से ज़्यादा का है तो हम इंडेक्सिंग करेंगे और इंडेक्सिंग के लिए फॉर्मूला क्या है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय 2001-2 हमारा बेस ईयर है डिवाइडेड बाय 100 और 1,15,600 को आप माइनस करेंगे और आपके आ जाएगा कैपिटल गेन। अब लेकिन आगे जो दिया जा रहा है वो ध्यान से देखिए। नाउ इन्होंने क्या कहा? द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। अब जो स्टॉक था जो गुड्स में कन्वर्ट हो गया था, यानी जो गुड्स थे वो आपने बेचे, तो उससे आपको कितना प्राइस मिला? 4,90,000। लेकिन ये तो बिजनेस की बात हुई ना, क्योंकि जब गुड्स आप बेचते हैं दैट इज योर बिजनेस प्रॉफिट। तो बिजनेस प्रॉफिट हम निकालेंगे, वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा। बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला? 4,90,000 जो आपको मिला माइनस करेंगे जब ये गुड्स में कन्वर्ट हुआ था, गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 4,50,000। तो बिजनेस प्रॉफिट आ गया आपका 40,000। तो दोनों का टोटल करके हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम। ओके उसके बाद आपका इसी तरह से कंपल्सरी जब आपके एसेट को एक्वायर करा जाता है तब भी आपको कंपनसेशन मिलती है और उस कंपनसेशन को हम क्या मानेंगे? दैट इज अगेन विल बी कंसिडर्ड एज द सेलिंग प्राइस ऑफ योर एसेट। ओके नाउ नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन इन केस ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट।
हमने पिछले अपने वीडियो में पार्ट 1 में हमने किया था कि जो डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं उनको हमेशा हम क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इज दैट क्लियर? इसमें इसका मतलब कोई इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं ये मैं समझाऊंगी आपको एक इलास्ट्रेशन की मदद से। इलास्ट्रेशन 1 पे आते हैं। याद रखिएगा जब आप कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल गेन ऑफ एसेट जो इस तरह के डेप्रिसिएबल एसेट हैं ये तब तक आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, उस साल तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे जिस साल तक आप पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट को बेच नहीं देते। इज दैट क्लियर? जैसे आपके पास 4 मशीनें हैं, ओके तो इसका मतलब ये पूरा मशीनरी का एक प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक बन गया। अब आपने एक उसमें मशीन बेच दी एक साल में, तब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी 3 मशीनें बची हुई हैं। फिर आपने दूसरे साल में दूसरी मशीन बेच दी, तब भी हम कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी ब्लॉक ऑफ एसेट बचा हुआ है। जिस साल आप बची हुई 2 मशीनें बेचेंगे उस साल आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल गेन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएबल एसेट, और इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे इलास्ट्रेशन 1 से। इलास्ट्रेशन 1 ये दी हुई है, डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑन 1 April 2017 on which the depreciation is available at the same rate, जिन पे सेम रेट लगता है उसको हम एक ब्लॉक ऑफ एसेट कहते हैं, 25%। एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, इन तीनों का टोटल क्या बना, 6 lakhs। ये हमारी रिटन डाउन वैल्यू है दैट इज ऑन 1 April 2017। ठीक है, ये आपने सोल्यूशन में लिख ली। ओके अब हम आगे पढ़ते हैं। हुआ क्या, कंप्यूट द कैपिटल लॉस इफ इन 2018-19 की बात कर रहे हैं। हमारा ये ईयर कौन सा था, ये तो 17-18 था। हमारा ईयर कब शुरू होता है, 1 April 2017 को शुरू हुआ होगा और ख़त्म कब होगा, 31 March 2018 को। तो ये जो नीचे 2018-19 है ये तो अगले साल की बात कर रहा है। पहले हम करंट ईयर की बात तो करें। सो 2017-18 के लिए स्टार्टिंग आपके रिटन डाउन वैल्यू 6 lakhs है। तो क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू निकालने के हमें क्या करना होगा, इसका 25% डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो 25% कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू दैट इज 4,50,000 और ये बन जाएगी ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2018-19। अब आते हैं 2018-19 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एसेट को बेचा, यानी एसेट नंबर 1 को बेचा। कितने में बेचा, 1,20,000 में। ठीक है, और क्या किया, एक और एसेट नंबर 4 खरीद लिया। तो इसका मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट तो हमारा खत्म नहीं हुआ। एक एसेट बेचा था, 2 बचे हुए थे और एक और खरीद लिया, तो फिर 3 हो गए। ठीक है कि नहीं? तो बस आपने क्या करना है, जो बेचा उसका सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, जो खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस ऐड कर दो और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इज दैट क्लियर? तो देखो जरा, आपने क्या किया, 4,50,000 में आपने ऐड करा 2,50,000 जो खरीदा था, टोटल बन गया 7 lakhs। उसमें से माइनस करा आपने 1,20,000 जो आपने बेचा था। ओके फिर वैल्यू कितनी आई, 5,80,000। ओके और उसमें से आपने फिर माइनस करी डेप्रिसिएशन उसका 25%। तो कितना माइनस करा, 1,45,000। तो आपका आंसर कितना बचा है, 4,35,000। ये है हमारे 2018-19 की क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू और ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20। ओके अब 2019-20 आ गया। 19-20 की ओपनिंग वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 4,35,000। कितने एसेट बचे हुए हैं, एसेट नंबर 2, 3 और 4। अब पढ़ते हैं। इन्होंने कहा 2019-20 में आपने तीनों एसेट बेच दिए, 2, 3 और 4 आर सोल्ड फॉर 5 lakhs एंड यू स्पेंट 5,000 ऑन सेल, दैट इज द सेलिंग एक्सपेंसेस।
सेलिंग प्राइस भी मिल गया और सेलिंग एक्सपेंसेस भी मिल गए। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना कैपिटल गेन। यस, अब देखते हैं। 4,35,000 तो कॉस्ट है। ओके, इसमें से आप माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस और माइनस करेंगे अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को। ओके, 5 लाख के सेलिंग प्राइस और 5,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है प्लस में। ओके, क्योंकि 5 लाख सेलिंग जो प्राइस है वो आपका ज़्यादा है। ओके, तो आपका आंसर आया प्लस 60,000। दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, उसके बाद एक और सिचुएशन दी है इन्होंने कि मान लो कि 2019-20 में तीनों एसेट्स को आपने 5 लाख नहीं बल्कि 4 लाख में सेल करा। सेलिंग एक्सपेंसेस सेम है, ठीक है, तो क्या हमारे आंसर में कोई फर्क आएगा? यस। अब आपकी जो कॉस्ट या रिटन डाउन वैल्यू बची थी 4,35,000, उसमें से आप माइनस करेंगे 4 लाख और साथ में माइनस करेंगे 5,000। अब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -40,000। अब कॉस्ट है आपकी 4,35,000, सेलिंग प्राइस है आपका 4 लाख और आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा -40,000। इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग आर पार्ट 2 दैट इज ऑफ कैपिटल गेन, जिसमें हमने किया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, नोशनल दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, 1 अप्रैल 2001 यानी 2001-2002 क्यों इम्पॉर्टेंट है, कोई एसेट अगर हम 1 अप्रैल 2001-2002 से पहले खरीदते हैं सो देयर इज़ अ चॉइस। ओके, सो ये सारा उसके बाद हमने करा कि कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट है जब तक उसका ब्लॉक ऑफ एसेट ख़त्म नहीं होता हम कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्दर हम करेंगे अपने थर्ड पार्ट ऑफ कैपिटल गेन में। थैंक यू।